हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन। आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोसिफेलस। ये अपकमिंग जितनी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, उसी के साथ साथ ये यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हाइड्रोसिफेलस ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, हाइड्रो प्लस सिफेलस। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और सिफेलस मतलब होता है हेड। Thus, it is a condition in which the excessive accumulation of fluid occurs in the brain. तो ब्रेन के अंदर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाना फ्लूइड का, उसी को अपन हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। अब ये एक्चुअल में फ्लूइड होता क्या है? तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर CSF नाम का फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होता रहता है। CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कोरॉइड प्लेक्सस से, और एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है, एरेक्नोइड विलाई पर। तो यदि कोरॉइड प्लेक्सस से जब फ्लूइड निकलता है और वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो होता रहता है, देन कोरॉइड प्लेक्सस में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यदि किसी भी वजह से यदि ये फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसिफेलस। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द वेंट्रिकल एंड कैविटी ऑफ द ब्रेन विच रिजल्ट इन इंक्रीज ICP मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड साइज ऑफ द हेड। द अबनॉर्मल तरीके से यदि CSF वेंट्रिकल और कैविटी ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या इंक्रीज होगा और साइज भी इंक्रीज हो जाएगा हेड का, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। ये मेनली चाइल्डहुड में देखा जाता है या एडल्ट मोर देन 60 ईयर्स में देखा जाता है। किस वजह से होता है? तो नॉर्मली CSF का फ्लो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर होता है। यदि किसी भी रीज़न की वजह से अबनॉर्मली कंडीशन की वजह से जो CSF का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा ब्रेन के अंदर। ये कंडीशन क्या क्या हो सकती है? यदि ब्लॉकेज हो जाए, या फिर एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर ब्रेन ज़्यादा ही प्रोड्यूस करने लग जाए CSF को। तीन कंडीशन कैसे? जैसे इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यदि कोई भी ब्लॉकेज आ जाए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ट्रोमा हो जाए, हेमरेज हो जाए, किसी भी रीज़न की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CSF का फ्लो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। सबसे पहली कंडीशन ये। या फिर क्या हो कि जो कोरॉइड प्लेक्सस है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट करने लग जाए, इतने अमाउंट में एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट करेगा तो भी एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा और वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा। या ये तो सही अमाउंट में सिक्रेट कर रहा है, कम अमाउंट में जितना करना चाहिए उतना ही कर रहा है, पर जो एरेक्नोइड विलाई है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। यदि ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यहाँ से सिक्रेट होता रहेगा और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन होती है जिसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। पर ये तीन कंडीशन हो ही क्यों रही है? तो ये ऐसी कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है? पहला है कंजेनाइटल कॉज, जैसे इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन में क्या तो सिक्रेशन ज़्यादा होता है। कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इंट्राक्रेनियल हेमरेज में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है एरेक्नोइड विलाई। अब एरेक्नोइड विलाई में क्या हो जाएगा, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एक्वायर्ड कोज की बात करें तो इन्फ्लामेशन, ट्रोमा, नियोप्लाज्मा में क्या होता है, अब नॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाएगी। अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होगी तो एक्सेसिव अमाउंट में CSF रिलीज होने लग जाएगा। केमिकल और फिर डिजेनरेटिव एट्रोफी ऑफ ब्रेन। यदि हम टाइप की बात करें तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस होता है। इसको अपन सिंपल तरीके से समझते हैं तो ये है कोरॉइड प्लेक्सस, ये है एरेक्नोइड विलाई। यदि कोरॉइड प्लेक्सस और एरेक्नोइड विलाई, जैसे ये कोरॉइड प्लेक्सस है, ये एरेक्नोइड विलाई, यहाँ से यहाँ तक CSF फ्लो तो हो रहा है, पर यदि कोरॉइड प्लेक्सस क्या करें, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट करने लग जाए, या फिर एरेक्नोइड विलाई इसको क्या करना, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, यदि इसके अंदर दिक्कत, इन दोनों में सेंटर में से किसी में भी दिक्कत होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। क्योंकि इन दोनों के बीच से कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना, बस इन दोनों के सेंटर में कोई ना कोई दिक्कत है। तो इट अकर्स व्हेन एरेक्नोइड विलाई डज नॉट रीअब्जॉर्ब CSF प्रॉपरली बट वेंट्रिकल स्टिल हैव कम्युनिकेटिंग। मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन तो है ना, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं हो रही, कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। पर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ द CSF, ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस।
मतलब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही, उनके बीच में क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग। मतलब ब्लॉकेज की वजह से उन दोनों के बीच में क्या, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। इट्स ऑल अबाउट टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। देन पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, हमने इतने सारे फैक्टर्स पढ़े, उसमें किसी भी रीज़न की वजह से यदि एब्जॉर्प्शन में इम्पेयरमेंट आ जाए, मतलब एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत आ जाए, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन द ऑफ द फ्लो ऑफ द CSF, यदि CSF का जो फ्लो उसके अंदर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, CSF एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर हेड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। यदि प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, जो ब्रेन टिश्यू है उसको कंप्रेस करेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइज बड़ा होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोसिफेलस। यदि हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे, हेड साइज लार्ज, क्योंकि टिश्यू कंप्रेस हो रहा है, तो जिसकी वजह से हेड साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, जैसे लार्ज हेड दिखाई देगा। बल्जिंग सॉफ्ट स्पॉट्स फ्रंटनल ऑन द टेप टॉप ऑफ द हेड, मतलब हेड के ऊपर जो फ्रंटनल हो जाएगी वो बल्ज कर जाएगा, मतलब फूल जाएगा। आई फिक्स्ड डाउनवर्ड, जो हेड का प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर नीचे की साइड आएगा, तो जो अपनी आई रहेगी वो क्या, डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, जैसा लगेगा कि कोई सूरज डूब रहा है इस तरीके से। तो सूरज डूबता है तो कैसा दिखाई देता है, सनसेट आई, इस तरीके से वो आंखें दिखाई देगा। पुअर फीडिंग, सीजर्स, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, एक्सेसिव स्लीपनेस एंड डिलेड ग्रोथ, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स किसके हैं, हाइड्रोसिफेलस की। यदि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑफ्थेल्मोस्कोपी, CT स्कैन, MRI, स्कल एक्सरे और लंबर पंचर। ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में डायूरेटिक देंगे, पर ये टेम्प्रेरी बेस पे होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, एंडोस्कोपिक वेंट्रिकुलोस्टोमी करेंगे। देन वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकल से क्या करेंगे, अपन एक शंट बनाते हैं जो कि हम वेंट्रिकल से शंट बनाएंगे पेरिटोनियल कैविटी तक, है ना। तो जो वेंट्रिकल जिस पॉइंट से हम उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट डालते हैं ना, उसको अपन कोचर्स पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो है वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल, मतलब वेंट्रिकल और पेरिटोनियल के बीच में शंट बनेगा। वेंट्रिकुलर आर्ट्रियल शंट, इसे वेंट्रिकल और आर्ट्रियल के बीच में शंट बनेगा। और वेंट्रिकुलर प्लूरो शंट, इसके अंदर प्लूरल कैविटी और वेंट्रिकल्स के बीच में शंट बनता है। ये सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनेगी, इनइफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज वीनस एंड आर्टेरियल ब्लड फ्लो, एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ स्टेटस, एंजाइटी क्या फैमिली में दिखाई देगी। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू सेंसरी डिसफंक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हाइड्रोसिफेलस। थैंक यू।